नमस्कार बच्चों और प्रणाम सभी को। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है मौलिक अधिकार। बिल्कुल हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो एक लोकतांत्रिक देश है भारत, जहां जन्म लेते ही हमें मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। यानी यहाँ पर इस देश में हमें मौलिक अधिकारों के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करने पड़ते। तो मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो छोटी क्लास से लेकर सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक को जब तक हम याद नहीं करते या क्लियर नहीं करते, एसएस जो है वो पूरी कंप्लीट नहीं होती। इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, अ से अधिकार और अ से अमेरिका। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। वैसे 12 और 13 जो हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हैं। हम 14 से लेकर मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके यानी नागरिक के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक में पढ़े जाते हैं। तो इसी को ही कंटिन्यू करेंगे हम। वर्तमान में जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। मैं आपको इस वीडियो को आप पूरा देखें, कहीं पर भी स्किप नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं आपको बोल कर बताऊंगी। जब संविधान बना था तो हमें 7 मौलिक अधिकार मिले थे। एक अधिकार और है संपत्ति का अधिकार, तो उस समय टोटल 7 मौलिक अधिकार मिले थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा जो संपत्ति का अधिकार जो था, जो कि अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 19F में जो सूची थी, मतलब वहाँ से हटाकर आज वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। और तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो यहाँ पर इस तरह से आप याद कर सकते हैं, 14 से 18 यानी 5 अनुच्छेद जो हैं वो समानता के अधिकार में, फिर 19 से 22 4 अनुच्छेद और यहाँ पर 2 अनुच्छेद। तो 5, 4 और 2 ये अनुच्छेद इस प्रकार से हैं। फिर समानता, स्वतंत्रता और शोषण यानी एस यानी एस यानी से ही समानता, से ही स्वतंत्रता और से ही शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और इस वीडियो में हम 3 अधिकारों को ही पढ़ेंगे, क्योंकि दिमाग में क्लियरली बिठाने के लिए इनको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि हम बिल्कुल एक ही बार में पढ़ते हुए अगर आप उस टॉपिक को कहीं आप किताब में पढ़ें तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए। इसी से ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 14 जो है वो विधि के समक्ष समानता, विधि यानी कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के समक्ष यानी कोई भी अपराध करता है तो या नहीं भी करता है, या किसी के भी तहत केस के तहत अगर वो कानून के सामने जाता है, हम अपने अधिकार के लिए कानून के सामने जाते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि ये स्त्री है या पुरुष है या कोई तीसरा लिंग है। वो न्याय सबके लिए बराबर ही होता है, कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। अनुच्छेद 15 को ही डिटेल में बताया गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। हमारे देश में सभी समान हैं। अनुच्छेद 16 अवसरों या पद की समानता, यानी अगर किसी ने किसी भी अवसर के लिए अगर वो यानी उसने किसी के लिए 10वीं पास है या 12वीं पास है या ग्रेजुएशन है या उसने कोई डिग्री ली है, तो उसके लिए उसे कास्ट नहीं देखी जाती, यानी कोई धर्म नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाती, अवसर सबके लिए बराबर है, ये कहता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया है, क्योंकि जब संविधान बना था तब ये छुआछूत जो है वो बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा था, और बहुत सारे जो जाति जो विशेष थे
वो मतलब छुआछूत की वजह से पिछड़ गए थे। तो उस समय ये कानून बनाना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है। और अनुच्छेद 18 यानी उपाधियों का अंत, यानी जब संविधान बना था तो अंग्रेज जब यहाँ आए थे तो वो भारतीयों को फूट डालो राज करो की नीति अपनाते थे, ये हमें पता ही है। तो वो क्या करते थे, पढ़े लिखे और कुछ अच्छे लोगों को अपनी ओर मिलाने के लिए उन्हें उपाधियां देते थे, जैसे राय की उपाधि, राम राय की उपाधि, सर की उपाधि, इस तरह की नाइटहुड की उपाधि। तो इन उपाधियों का अंत किया गया अनुच्छेद 18 के तहत। अब आप ये कह सकते हैं भारत रत्न या पद्मश्री या सेना के क्षेत्र में जो उपाधियां दी जाती है वो इसलिए दी जाती है, वो एक विशेष प्रकार की उपाधियां हैं जो हमारे स्वतंत्र भारत में दी जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का कोई उद्देश्य होता है कि वो किसी ना किसी उत्साह के लिए कार्य करे, तो उनको उत्साह को बढ़ाने के लिए उपाधियां दी जाती है। इसमें उनको भेदभाव के लिए उपाधियां नहीं दी जाती। तो उपाधियों का अंत यहाँ पर इसीलिए किया गया था। तो उम्मीद है आपको समानता का अधिकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सभी समान हैं, कोई छोटा या बड़ा, अमीर गरीब या लिंग के आधार पर नहीं है, स्त्री है ये पुरुष है, सभी के लिए जो हमारा विधि जो है वो कानून जो है सभी के लिए समान है। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 अवसर सभी के लिए समान है, पद की सबके सामने समानता है। अनुच्छेद 17 छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 क्या कहता है हमें, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल इस पे समझें आप। अभिव्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में इसमें से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 19 में ही A B C D E F G तक है। तो 19A क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी मैं जो बोल रही हूँ, मैं अपने जो विचारों को अभिव्यक्त कर रही हूँ वो मुझे अधिकार है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि सभ्य शब्दों में हम कोई भी बात रखते हैं तो वो अभिव्यक्ति के अधिकार में आता है, ना कि हम असभ्य या सरकार के प्रति कुछ भी बोल रहे हैं या किसी जाति धर्म के प्रति हम बोल रहे हैं तो वो उस अधिकार में नहीं आता। बिल्कुल आप ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे अभिव्यक्ति का अधिकार है तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं होता है। अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ प्रेस का मतलब आप जानते ही हैं, न्यूज़पेपर, अखबार, प्रिंट जो भी होता है, मैगजीन वगैरह, वो सब प्रेस में आती है, तो उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार, उसका अधिकार भी 19A में आता है। RTI सूचना का अधिकार बिल्कुल 2005 में ये लागू हुआ था और तब से ही ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार में आता है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता 2004 में मिली थी, आपको पता हो तो RTI 2005 और झंडा फहराने की स्वतंत्रता 2004, ये सभी 19A में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये छोटे छोटे पॉइंट याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं में से डीपली ही कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 19B यानी बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण ढंग से हम कहीं पर भी इकट्ठे हो सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, जमा हो सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के। तो ये हम होते ही हैं, हम सम्मेलन करते ही हैं, ये 19B में इसका उल्लेख है। संगठन व संघ बनाने की जो समानता है यानी विधि है वो 19C करता है हमें कि हम संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। आप देखते हैं भारत जैसे देश में अनेक संघ बने हुए हैं, अनेक संगठन बने हुए हैं, तो ये अधिकार हमें किससे मिला, 19C के तहत मिला हुआ है। 19D आवागमन की स्वतंत्रता, यानी हम भारत में कहीं पर भी घूम सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, यानी आ सकते हैं, जा सकते हैं, हमें बेवजह कोई भी रोक या टोक नहीं सकता। देश के किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता है, हम कहीं पर भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, अपना घर ले सकते हैं। 19F संपत्ति का अधिकार, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, अब वो एक कानूनी अधिकार बन चुका है अनुच्छेद 300A के तहत। तो ये F जो है वो हट चुका है, फिर भी मैंने आपको ध्यान में डालने के लिए इसको यहाँ ऐड किया था। 19G कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति अपने मन मर्जी से, अपनी योग्यता से कोई भी रोजगार कर सकता है, उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि वो उसके बताए, किसी दूसरे के बताए अनुसार रोजगार करें।
तो ये भी आपको याद हो गया होगा, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, लेकिन 19वां पढ़ रहे हैं हम। 19A अभिव्यक्ति, प्रेस, RTI, झंडा फहराने की जो स्वतंत्रता है वो A में है। बी में बी यानी बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की यानी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। संगठन व संघ बनाने की स्वतंत्रता। आवागमन यानी आने जाने की, डी यानी आना जाना की स्वतंत्रता। ई यानी कहीं पर भी निवास, ई निवास। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और कोई भी रोजगार मन मर्जी से हम रोजगार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। अनुच्छेद 20 को हम समझ लेते हैं। अपराध बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अगर किसी ने अपराध किया है और वो दोषी ठहरा दिया गया है तो उसमें उसको क्या संरक्षण मिल सकता है। तो 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक बार अपराध की एक बार ही सजा मिलेगी, ये अपने को पता है, और ऐसा होना भी चाहिए कि अगर व्यक्ति ने एक अपराध किया है तो उसको सजा भी एक बार ही मिल सकती है, 2 बार नहीं मिल सकती। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी। ध्यान दें 20B क्या कह रहा है, यानी जब जैसे 2020 चल रहा है, 2005 में अगर किसी व्यक्ति ने, हम जानते हैं कि केस बहुत लंबे चलते हैं, अगर 2005 में किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वो दोष का जो भागीदार यानी सिद्ध हुआ है 2020 में, तो अपराध करने के समय जो कानून था यानी उसी के तहत उसको सजा मिलेगी, ना कि 2020 के तहत मिलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 20C के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई, ये जैसे हम देखते हैं ना वकील, बहुत आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को, वकील जो है बहुत जोर से न्यायालय में, कोर्ट में उसको दोष उसका सिद्ध करने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। तब आपने देखा होगा जो जज होते हैं वो उसको रोकते हैं। वो इसलिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति, ये अधिकार है हमारा 20C के तहत कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि हम उस पर इस तरह का कोई प्रेशर डालें। अनुच्छेद 21 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से आप सुनना। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीवन जीने का जो हमारा अधिकार है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, वो किसके तहत है? अनुच्छेद 21 के तहत। और ये जो अधिकार है वो आपातकाल, मैंने पिछला जो राष्ट्रपति वाला वीडियो बताया था उसमें आप उसको पढ़ना कि उसमें जब आपातकाल लगता है पूरे देश में 352 के तहत अनुच्छेद, तब ये अनुच्छेद 21 एक ऐसा अनुच्छेद है जब इस पर भी रोक नहीं लगती है, ये तब भी लागू रहता है क्योंकि ये प्राण या दैहिक यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से हम अलग नहीं कर सकते हैं, जीवन जीने के अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 21 यानी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कोई सा भी आपातकाल लग जाए, तब भी ये जो 21 है अनुच्छेद 21 वो हमेशा स्थायी रहेगा। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य जो है अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, और ये भी मूलतः संविधान में नहीं था, इसे बाद में 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये जब मैं कंपटीशन एग्जाम देती थी तब ये क्वेश्चन बहुत आता था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा क्या उल्लेख किया गया है? उल्लेख ये किया गया है कि 21 में कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए और राज्य के द्वारा करवाई जाए। ये कर्तव्य में भी है, अधिकार में भी इसका उल्लेख है और मौलिक कर्तव्यों में भी है। जब हम उसे पढ़ेंगे तब भी ये चीज़ आएगी। तो 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अनुच्छेद 22 जो है, कुछ केस में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, इसको थोड़ा सा हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। यानी कुछ केस जो ऐसे होते हैं ना, जब आपने देखा होगा कि आप किसी फिल्म की कल्पना कीजिए, जैसे ही किसी फिल्म में ऐसा सीन आया हो जहाँ पर पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने आती है, ठीक है ना, विलन को गिरफ्तार करने आ रही है, तो वहाँ पर या किसी बेगुनाह हीरो को गिरफ्तार करने आती है, तो डायरेक्ट क्या पूछते हैं, अगर वो
समझदार हीरो है तो क्या पूछेगा उससे, उसे ये पूछेगा कि आपके पास वारंट है। आपने ये जो वाक्य है वो बहुत बार फिल्मों में सुना होगा बच्चों, कि क्या आपके पास वारंट है कि मैंने ये किया है। तब हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, वो वारंट ही हिरासत में लेने का, यानी उस पुलिस को बताना पड़ता है कि हम आपको हिरासत में क्यों लेने आए हैं। फिर है 24 घंटे के भीतर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, यानी जज के सामने उनको पेश करना चाहिए या पड़ेगा। उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। आपने देखा होगा कि वो मोबाइल मांगते हैं, फ़ोन मांगते हैं, या फिर उनसे इजाज़त मांगते हैं कि क्या मैं अपने वकील को फ़ोन कर सकता हूँ, और पुलिस को उनको ये अधिकार है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है ना बच्चों। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी फिल्म को आप आराम से इमेजिन कर सकते हो। और गिरफ्तारी के समय जो है वो सारी चीज़ें होती है, हिरासत में लेने का कारण यानी वारंट बताना पड़ता है, 24 घंटे के अंदर उनको जज के सामने पेश करना पड़ता है उस व्यक्ति को, और उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि कितने ही जो गरीब होते हैं वो फिर सरकार अपनी तरफ से वकील उनको मुहैया करवाती है। तो ये चीज़ें हमारे किस अनुच्छेद के तहत आती है, अनुच्छेद 22 के तहत आती है। तो ये हो गया हमारा कौन सा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत सरल है बच्चों, और आराम से 23, 24 दो ही हैं, आराम से आप देख लीजिए। मानव का व्यापार, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है, व्यापार लिखा हुआ है, मानव का व्यापार, बेगार प्रथा और बाल श्रम का विरोध किया गया है अनुच्छेद 23 में। यानी जो आप दास प्रथा पहले होती थी ना, मानव का व्यापार, दास प्रथा आप नहीं बना सकते हैं, ऐसे किसी का भी मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। बेगार प्रथा यानी किसी को भी बिना पैसा दिए हम उसको पिता के बदले बेटा, ऐसे पहले गाँव में होता था ना कि उनको बेगार पे रख दिया जाता था, खेतों में रख दिया जाता था, तो वो बेगार कहलाती है। बिना पैसा दिए वो जीवन भर बेचारा वहाँ पर काम करता रहता था जमींदारों के यहाँ, तो वो बेगार प्रथा। बाल श्रम का विरोध यानी बाल जो बच्चे हैं उनको श्रम नहीं करवाया जा सकता। तो मानव का व्यापार, बेगार प्रथा और बाल श्रम का जो विरोध है वो अनुच्छेद 23 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम, 24-14 आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो। अनुच्छेद 24-14, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत दंडित अपराध है, और हम देखते हैं कि ऐसे आपको होटल में कितने छोटू मिल जाएंगे, है ना, जो ऐसे काम कर रहे होंगे, 14 वर्ष से कम आयु के हैं वो, तो कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 के तहत ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, हमें ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये 3 अधिकार जो हैं वो कम्प्लीटली SQ, आप याद रखना शुरू के जो SQ हैं, यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों ही अधिकार जो हैं वो आपको कम्प्लीटली याद हो गए होंगे। तो बच्चों आप इसे एक बार और देख लीजिएगा और अपनी किताबें याद कर लीजिएगा, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद।